अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिज्म की थ्योरीज, डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंस पे लेक्चर किया था, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज एक और लेक्चर नेशनल पावर पे करेंगे। सबसे पहले अगर हम पावर को देखें तो थ्यूसिडाइड्स ने कहा है कि पावर वो है जिसमें ताकतवर बंदा जो चाहे वो कर सकता है, और वो बंदा जिसके पास पावर नहीं, जो कमजोर है, उसे हर चीज कबूल करनी है जो पावरफुल बंदे की हो या पावरफुल कंट्री की हो। जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया। अब यहाँ पे देखें तो रशिया के पास सबसे ज्यादा पावर थी, उसके पास मिलिट्री पावर ज्यादा थी, उसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर ज्यादा थी। तो उन सब पावर को सामने रखते हुए रशिया को जब भी लगा कि यूक्रेन की पॉलिसीज हमारे खिलाफ हैं या यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो रशिया ने इस बातों की वजह से अपनी पावर को शो किया और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन और भी हैं, जिसमें है कि पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ओपिनियन और डिसीजन को अपने फेवर में ले सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब ईरान का मानना था कि मुझे न्यूक्लियर बनाने चाहिए, मगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो पावर था वो इतना ज्यादा पावर है जिसमें ईरान को हर दफा, हर बार रेजिस्ट किया जाता है कि वो अपने न्यूक्लियर पावर को न बनाए। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यूएसए का पावर ईरान को रेजिस्ट कर रहा है, ईरान को रोक रहा है न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने से। अब अगर आगे देखें तो देखें सीएसएस में किसी भी सब्जेक्ट को हम सीएसएस की शक्ल में अगर पढ़ेंगे, सीएसएस की शक्ल में लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो पावर पे अगर उनके डायरेक्ट हम एलिमेंट बताएं तो इनमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर हम देखेंगे कि मार्क्सिस्ट व्यू क्या है या लिबरलिस्ट व्यू क्या है, तो उन सबको हम देखेंगे। देखें पावर के हिसाब से जो मार्क्सिस्ट हैं वो फोकस करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पावर को। वो कहते हैं कि जो एलीट क्लास है उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम है, मगर वो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को, वो कंट्रोल करते हैं वेल्थ को, किसकी? लेबर क्लास की वेल्थ को, जिसकी वजह से उनकी पावर बढ़ रही है। और ये भी कहते हैं कि अगर वेल्थी क्लास, रिच क्लास गवर्नमेंट को कहे कि जंप करो, तो गवर्नमेंट का आंसर ये होगा कि कितना हाई जंप होना चाहिए। मतलब कि मार्क्सिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पावर को देखते हैं, वो इकोनॉमी को देखते हैं कि इकोनॉमी में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर लिबरलिस्ट को देखें तो लिबरलिस्ट कहते हैं कि मिलिट्री पावर सिर्फ पावर नहीं, उसके अलावा इकोनॉमिक पावर का भी कुछ काम है। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको लिबरलिस्ट व्यू के हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल दूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, मगर साउथ कोरिया के पास इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि साउथ कोरिया को लगा कि हो सकता है कि कभी न कभी नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर मिसाइल का हमला करे। तो उसने क्या किया, उन्होंने टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया ऑफ डिफेंस सिस्टम एक इंस्टॉल किया, जो एंटी मिसाइल सिस्टम था। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि अगर नॉर्थ कोरिया कभी भी साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करेगा तो इस मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम से उनका जो हमला होगा, उसका जो मिलिट्री पावर होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि उन्हें कुछ ना हो सकेगा साउथ कोरिया को। तो लिबरलिस्ट व्यू यही है कि भाई आप सिर्फ मिलिट्री पावर को ही पावर क्यों समझते हैं? आप इकोनॉमी को पावर समझें, आप टेक्नोलॉजी को पावर समझें। अगर आपकी पॉपुलेशन बड़ी डेवलप है, पढ़ी लिखी है, तो आप उससे भी पावर समझ सकते हैं। तो ये है लिबरलिस्ट व्यू ऑफ पावर। अब यहाँ पे अगर रियलिस्ट व्यू ऑफ पावर को देखें तो रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल सेटअप में है अनार्की, मतलब कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर नहीं। तो जाहिर है, लाजिम है उनके हिसाब से कि हर कंट्री को अपनी मदद आप करनी है, वो मदद करनी है अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए, जिसके लिए लाजिम है कि उनके पास हद से ज्यादा मिलिट्री पावर हो। यहाँ पे जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ
वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने जब दूसरी कंट्रीज पे अटैक किया तो जर्मनी ने उनको बिल्कुल ही जल्दी कॉन्कर कर लिया, मगर जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक किया तो रशिया ने बड़ा ठीक ठाक रेजिस्ट किया जर्मनी को। क्यों, किस बात की वजह से? तो रियलिस्ट कहते हैं वो सिर्फ रशिया की मिलिट्री पावर की वजह से। तो इसलिए रियलिस्ट कहते हैं कि अगर आपको अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ानी है सेटअप में, तो आपको अपनी मिलिट्री पावर को भी बढ़ाना होगा। अब अगर आगे हम फेमिनिस्ट व्यू ऑफ पावर को देखें तो वो कहते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल सेटअप है उसमें जो पावर है वो अनइक्वल और अनजस्टली बैलेंस है टुवर्ड्स मेन। मतलब कि आपने रखा कि मिलिट्री पावर में आप सबसे ज्यादा किसको सिलेक्ट करेंगे? जाहिर बात है मैन को, बॉयज को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए जो आपने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं की है और पावर को आपने सिर्फ मर्दों के हाथों में रखा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। अब देखें कंस्ट्रक्टिविज्म पे मैंने एक अलग लेक्चर कर दिया था। तो कंस्ट्रक्टिविज्म पे अगर हम डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री के बिलीफ हो, अजम्पशन हो, ओपिनियन हो किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और वो जो बिलीफ बने हो वो तारीख के एक्सपीरियंसेस के बाद बने हो, तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो यहाँ पे कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जो आपके तारीख के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो ही आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपनी पावर को बढ़ाएं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मिसाल दूं, अब इन दोनों कंट्रीज के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं। अगर लेट सपोज के पाकिस्तान ने कोई भी मिसाइल सिस्टम खरीद लिया तो इंडिया को ये लगेगा कि ये मिसाइल सिस्टम हमारे खिलाफ लिया गया है। तो जाहिर बात है उस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को लेकर इंडिया भी उसके काउंटर में कोई मिसाइल सिस्टम खरीद करेगा। तो यही कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट कि भाई आप जो अपनी पावर बढ़ा रहे हैं दूसरी कंट्रीज को देखकर, वो ऐसा कुछ भी नहीं, बस मतलब बात है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की। आप हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को देखकर ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्रिटिश के यूनाइटेड किंगडम के 500 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए इतने कोई खतरे का बायस नहीं जितने नॉर्थ कोरिया के 5 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे ये मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश, इनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ने इन दोनों कंट्रीज को बताया है कि हम दोनों आपस के लिए कोई भी खतरे का बायस नहीं। मगर नॉर्थ कोरिया के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने ठीक नहीं, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया के सिर्फ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन को वो पोर्टेल करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट यही कहते हैं कि जो आप पावर बढ़ाने की बात करते हैं वो सिर्फ आप किसी भी स्टेट के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को देखकर ही आप अपने पावर बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पाकिस्तान और इंडिया का एग्जांपल दिया। लेट सपोज कि यहाँ पे अगर नेपाल पावर बढ़ाए तो नेपाल के पावर बढ़ाने से इंडिया इस बात को देखेगा भी नहीं कि भाई नेपाल क्या कर रहा है, क्योंकि उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इतने बुरे नहीं जितने पाकिस्तान के साथ हैं। तो पावर को कंस्ट्रक्टिविस्ट यही कहते हैं। अब अगर नेशनल पावर को देखा जाए कि नेशनल किसी कौम की ताकत, कौम का पावर क्या होता है, तो वो होता है सम टोटल कैपेबिलिटी के हर चीज का सम, उसे ही नेशनल पावर कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी कंट्री के पास मिलिट्री पावर, उसको भी देखा जाएगा, उसकी मैशियत को देखा जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी को देखा जाएगा, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखा जाएगा, उसके अलावा उसकी पॉपुलेशन को देखा जाएगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे कि ये इस कंट्री का नेशनल पावर है। अब यहाँ पे अगर देखें एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, तो सबसे पहले ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में दो चीजें हैं, एक साइज कि किसी कंट्री की साइज कितनी है। तो देखें जापान ने इन्वेड किया था चाइना के ऊपर 1937 में, मगर जापान ने उसको कांकर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना की साइज, चाइना की टेरिटरी बहुत ज्यादा थी। तो ये भी एक पावर है किसी कंट्री का। और दूसरा उसके साथ साथ देखा जाता है कि लोकेशन भी, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक एलिमेंट है नेशनल पावर का। जैसे इस वक्त अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजीशन एक ऐसी सेंटर में है जिसकी वजह से बहुत सी
तारीख में जो बड़े बड़े पावर थे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन ने किया था, रशिया ने किया था, इवन कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको बता दूं कि ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज कहती हैं कि ईरान में हमारा इंटरफेयर हो या ईरान में हमारी पावर रहे या हमारी इंटरफेरेंस रहे। जैसे कि मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि पर्शियन गल्फ जो ईरान के बिल्कुल ही साउथ में है उसमें दुनिया का 55% ऑयल मौजूद है और दुनिया का 41% नेचुरल गैस मौजूद है। तो इसमें यह हुआ कि अगर ईरान के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हैं तो इंटरनेशनल ऑयल और नेचुरल गैस के साथ भी जो वहां से आप ट्रेड करेंगे आपको कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। तो ये भी एक एलिमेंट है नेशनल पावर का कि आपकी लोकेशन कैसी है। जैसे नेपोलियन ने भी तारीख में कहा था कि आप किसी कंट्री की अगर फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी को देखें। तो समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंस वाली चीज है नेशनल पावर में। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस कितने हैं। जैसे ओपेक कंट्रीज के पास और ज्यादा इतना कुछ भी नहीं तेल के सिवा। तो जाहिर बात है जैसे मैंने वेनेजुएला लिखा, वेनेजुएला की जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा ऐसे समझ लें कि 90% जो उनकी इकोनॉमी जनरेट होती है वो ऑयल से होती है। तो ये भी एक पावर का एलिमेंट है। जैसे 1973 में एक ऑयल एम्बार्गो हुआ था जिसमें ओपेक कंट्रीज ने, ऑयल रिच कंट्रीज ने कहा था कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को या वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल नहीं देंगे। अब उस एलिमेंट की वजह से वो सारी कंट्रीज आकर उनको कहा कि भाई आप जैसे कहें हम वैसा ही करेंगे। तो मतलब समझने की बात यह है कि आप किसी के डिसीजंस को नेचुरल रिसोर्सेज के तहत भी मोल्ड कर सकते हैं। तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज भी एक बड़ा पावरफुल एलिमेंट है नेशनल पावर का। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये भी एक बड़ा पावरफुल पॉइंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नॉर्थ कोरिया के पास मिलिट्री ज्यादा है, साउथ कोरिया के पास इकोनॉमी और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है। तो इस इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के पास क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने अपने मुल्क में एंटी मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया ने कभी भी अटैक किया तो वो मिसाइल उस एंटी मिसाइल सिस्टम की वजह से खत्म हो जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके इस मिलिट्री पावर को टेक्नोलॉजी ने कोटेल किया, टेक्नोलॉजी ने बीट किया। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक नेशनल पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और यहाँ पे आपको बताएं कि पॉपुलेशन भी एक बड़ा पावरफुल एलिमेंट है नेशनल पावर का, कि लोगों की तादाद कितनी है और उनकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी मतलब कि वो कितने लिटरेट हैं और उनका प्रोफेशन कौन सा है। तो ये भी एक एलिमेंट है। उसके बाद इकोनॉमी, देखें इकोनॉमी सबसे बड़ा जो पावरफुल एलिमेंट है नेशनल पावर का वो है इकोनॉमी, कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। अगर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई तो सिस्टम में हद से ज्यादा उनकी सुपीरियरिटी रहेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ वर्ल्ड वार 2 का। वर्ल्ड वार 2 में जापान ने अमेरिका की जो नेवल कैपेबिलिटी थी पैसिफिक ओशन में उनको खत्म कर दिया और पर्ल हार्बर पे एक अटैक किया था, जिसमें अमेरिका की बिल्कुल नेवल कैपेबिलिटी खत्म हुई। और इस अटैक के बाद ही अमेरिका इस वर्ल्ड वार 2 में एंटर हुआ। मगर अमेरिका की इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी थी जिसके बाद अमेरिका ने उन नेवल कैपेबिलिटी को फिर बूस्टअप किया और फिर अमेरिका इस जंग को लीड करने लगा। तो आप इससे क्या समझते हैं कि आपकी जितनी इकोनॉमी बेहतर होगी आप उतना ही सिस्टम में डोमिनेंट रहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दे दिया है कि नॉर्थ कोरिया को तो हद से ज्यादा उनका मिलिट्री पावर है, मगर साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से उन्होंने डिफेंस एक एंटी मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। और उस बेहतर इकोनॉमी की वजह से नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को भी उन्होंने कोटेल कर दिया है या डिफीट कर दिया है। या ये कहूं कि अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर रहेगी तो आप दूसरी कंट्री को लोन देकर, एड देकर उनके ऊपर डोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल पावर का। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि आपके कंट्री में पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिटिकली आपकी कंट्री कितनी यूनाइटेड है, ये भी एक बड़ा पावरफुल एलिमेंट है नेशनल पावर का। उसके साथ साथ लीडरशिप, आपकी कंट्री की लीडरशिप कैसी है।
लेट सपोज में यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान रहेगा तो उस वक्त पाकिस्तान की पावर अलग रहेगी, और वहां पे ही अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई और रहेगा तो उनकी पावर इंटरनेशनल सेटअप में अलग रहेगी। मतलब कि लोग उनको अलग हिसाब से सुनेंगे। इमरान खान को सुनने का लोगों का जो तौर तरीका होगा वो अलग होगा, और दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा उनको सुनने का अलग होगा। तो आप इनसे क्या समझते हैं कि सिस्टम में लीडरशिप भी एक पावरफुल एलिमेंट है नेशनल पावर का। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमेसी भी एक जबरदस्त एलिमेंट है नेशनल पावर का, कि आपकी कंट्री की डिप्लोमेसी कैसी है, आप कैसे दूसरी कंट्रीज को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर नेशनल पावर पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।